स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे यह कहूं कि हमारे देश में ही एक ऐसा पैरेलल पावर स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने कभी चुना ही नहीं, एक ऐसी ताकत जो कभी चुनाव लड़ती नहीं, किसी संवैधानिक पद को धारित नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ताकत रखती है कि हमारे देश की पॉलिसीज को डिसाइड कर सके, हमारी और आपकी सोच को प्रभावित कर सके और यहां तक कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित कर सके। इसे कहते हैं डीप स्टेट। और यह जो डीप स्टेट है, इसे पूरी दुनिया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के नाम से जानती है। और इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में बंदूकें नहीं चलती, गोलियां नहीं चलती, इसका प्रमुख हथियार होता है फॉरेन फंडिंग का। विदेशी धन बड़ी मात्रा में भेजा जाता है देश में और यह देश के पूरे नैरेटिव को रीसेट करता है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने संसद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जिससे न सिर्फ एनजीओज के गलियारों में बल्कि वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स के पावर कॉरिडोर्स में भी हलचल मच गई है। FCRA अमेंडमेंट बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए लाया गया है और यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह डीप स्टेट की जड़ों पर एक बहुत सख्त प्रहार है जो दशकों से भारत की प्रगति को एक्टिविज्म के नाम पर रोके हुए था। और आज इस स्पेशल एपिसोड में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे विदेशी पैसा हमारे देश की कोयला परियोजनाओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया, कैसे धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट चलाया जाता है और कैसे 2026 का यह कानून FCRA अमेंडमेंट बिल भारत को एक फोर्ट्रेस सॉवरेन स्टेट के तौर पर बदल देगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि यह डीप स्टेट काम कैसे करता है। देखिए, डीप स्टेट का एक सिद्धांत है, एक तरीका है काम करने का, वह है फंडिंग टू कियोस्क पाइपलाइन। इसमें क्या होता है, सामान्य भाषा में समझिएगा, जैसे लोकतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, हमारी सरकार हमारे लिए काम करती है, लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसी विदेशी बड़ी ताकतें होती हैं जो बिना चुनाव लड़े हमारे देश की नीतियों को प्रभावित करती हैं और उन्हें अपने मनमाने ढंग से मैनिपुलेट करती हैं। इसमें सबसे पहला जो चरण होता है वह चरण होता है फॉरेन फंडिंग का। फॉरेन डोनर करोड़ों रुपए भेजते हैं। कहां भेजते हैं? एनजीओज में भेजते हैं, चर्च में भेजते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं। अब ये जो पैसा आता है या जो करोड़ों रुपए आता है, इस करोड़ों रुपए से दूसरा स्टेज शुरू होता है और वह दूसरा स्टेज होता है नैरेटिव सेट करने का, जहां पर मानव अधिकार के नाम पर देश में माहौल बनाया जाता है, दुनिया में मैसेजिंग की जाती है। आपको किसान आंदोलन याद होगा, जब सड़कों पर किसान बैठे थे और दुनिया भर के लोग अलग अलग तरीके से ट्वीट करके उनका समर्थन कर रहे थे और ये आवाजें भारत से उठनी शुरू हुई थी। और तीसरा आता है इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड स्टेज। इस ग्राउंड स्टेज में यहां पर देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू किए जाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स हो, हाईवेज हो, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हो, यहां पर सिर्फ प्रोटेस्ट का सवाल नहीं रह जाता है। अब सवाल उठता है संप्रभुता का, सॉवरेनिटी का, कि अगर भारत के विकास का रिमोट कंट्रोल लंदन या न्यूयॉर्क में बैठा हो तो क्या हम वास्तव में सोच सकते हैं कि हम आजाद हैं? और 2026 का यह प्रस्तावित विधेयक इसी रिमोट कंट्रोल को ध्वस्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लाया गया है। अब इतनी बातें सुनने के बाद यह हो सकता है कि आप सोचें कि यह तो थ्योरी की बात है। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली फैक्ट वाइज बताता हूं कि कैसे यह चीज प्रूवन है। पहला मामला, मैं आपको पहला उदाहरण याद दिलाता हूं ग्रीन पीस इंडिया का। ग्रीन पीस इंडिया के केस में IB की रिपोर्ट आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आती है और IB की रिपोर्ट कहती है कि फॉरेन फंडिंग से प्रेरित इस प्रोटेस्ट के कारण हमारे देश की GDP में 2 से 3% की गिरावट दर्ज की गई थी। सवाल यह है कि ये जो प्रोटेस्ट हमारी कोल परियोजनाओं के विरुद्ध ग्रीन पीस ने आयोजित किए थे, क्या यह पर्यावरण प्रेम था या हमारे देश की ग्रोथ को रोकने की राजनीति थी? एक सोची समझी रणनीति थी। दूसरा मामला मैं आपको याद दिलाऊं, फोर्ड फाउंडेशन का आपको याद होगा और एमनेस्टी इंटरनेशनल का याद होगा। इन लोगों ने क्या किया, इन पर जब सरकार ने कार्रवाई की तो एक दुनिया में नैरेटिव सेट किया गया कि हमारे देश में जो डिसेंट है, जो सरकार से असहमति है, उसके ऊपर बड़ा हमला किया गया है। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी आई तो वो काफी डिफरेंट थी। पैसा जिस काम के लिए आया था उस काम में वह कभी खर्च हुआ ही नहीं। सारा का सारा पैसा खर्च हुआ लॉबिंग में, रैली आयोजित करने में और भारत की ग्लोबल इमेज को डैमेज करने में। अब आपको डीप स्टेट
का फंक्शनिंग समझ आ रहा होगा। इसी कारण भारत सरकार ने क्या किया, पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो 20,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल कर दिए भारत सरकार ने। कारण क्या था? नॉन कंप्लायंस था, मिसयूज ऑफ फंड्स था और रिपोर्टिंग फेल्योर था। लेकिन पैटर्न क्या दिखाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिविल सोसाइटी स्पेस को टाइटनिंग करने का पैटर्न है या फिर सिस्टम को क्लीन करने का पैटर्न है, और यहां पर आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा। अब आते हैं बिल पर। इस बिल में वह प्रावधान है और ऐसे प्रावधान हैं जो निश्चित तौर पर विपक्ष की भौहें तो तनती ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की भी भौहें तन रही हैं, और वे बहुत ही खतरनाक हिस्सा भी है, और यह कह सकते हैं हम कि सबसे पावरफुल हिस्सा है जो इस बिल में लाया गया है। इसमें सबसे पहली चीज जो है वह असेट कंट्रोल क्लॉज है। असेट कंट्रोल क्लॉज को समझिएगा। सबसे पहले क्या होता था, पहले जब भी ये लोग नॉन कंप्लायंस करते थे या मिसयूज ऑफ फंड्स करते थे तो इनकी संपत्तियां सीज की जाती थी, एनजीओ कोर्ट चला जाता था और सालों तक वही असेट्स और वही फंडिंग से अपना काम चलाता रहता था। अब सरकार के इस विधेयक में क्या प्रावधान किया गया है कि जैसे ही लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उनकी लैंड, उनकी बिल्डिंग, उनके बैंक बैलेंस और उनके व्हीकल्स सब कुछ सरकार के अपॉइंटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में आ जाएंगी। दूसरा बड़ा बदलाव जो किया गया है, वह दूसरा बड़ा बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। उस दूसरे बड़े बदलाव में अब सब ग्रांटिंग पर रोक लगा दी गई है। यानी कि एनजीओस को पैसा मिलता था, फिर वे छोटे छोटे एनजीओस को वो फंड ट्रांसफर कर देते थे, और इससे क्या होता था, इससे होता था कि मनी का ट्रेल गायब हो जाता था और हमें नहीं पता चलता था कि ये पैसे का पूरा फ्लो कहां से कहां तक गया है। और अब भारत सरकार ने इस सब ग्रांटिंग वाले मॉडल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यानी कि एनजीओस जिस उद्देश्य के लिए जितना पैसा पाएंगे उन्हें वही खर्च करना होगा, वे किसी अन्य एनजीओ को सब ग्रांट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा बड़ा जो चेंज हुआ है वह हुआ है अकाउंटेबिलिटी लॉकडाउन का। इसमें क्या किया गया है कि एनजीओस को अपनी पाई पाई का हिसाब तुरंत रियल टाइम में देना पड़ेगा। अब फॉरेन इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखना संभव नहीं होगा। पूरे फॉरेन फंडिंग की प्रॉक्सी चेन जो है वह पूरी तरीके से इस बिल के कारण, इस विधेयक के कारण डिस्ट्रॉय की जा सकती है। अब सवाल आता है कि इस बिल का विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, और सबसे बड़ा विरोध आपने ध्यान दिया होगा तो कहां से आ रहा है, केरला से आ रहा है। तो इस बिल का विरोध सबसे अधिक केरला से क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां विदेशी फंडिंग का इनफ्लो बहुत ज्यादा है, खासकर रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में। अपोजिशन कह रहा है कि एक प्रकार से यह माइनॉरिटी टारगेटिंग है। अब ध्यान से देखिएगा, माइनॉरिटी टारगेटिंग कितना सेंसिटिव वर्ड है जो ग्लोबल इमेज तय करने में यूज किया जाता है। अब आप समझिए इसका प्रश्न, लेकिन प्रश्न यह है, मूल प्रश्न यह है कि क्या ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता किसी धर्म के खिलाफ हो सकती है क्या? अगर पैसा हॉस्पिटल और स्कूल के लिए आया है तो फिर मॉनिटरिंग से डर क्यों लग रहा है? रियलिटी चेक यह है कि फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है डेमोग्राफिक चेंज में, स्पेशली केरला में, और रिलीजियस कन्वर्जन्स में। और इसीलिए इसका विरोध जब हो रहा है तो एक मूल प्रश्न उठ रहा है कि विरोध ट्रांसपेरेंसी का है या फंडिंग इकोसिस्टम के कोलैप्स हो जाने का डर है। अब यहां पर भी एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि यह केवल भारत में नहीं किया जा रहा है, यह भारत नहीं पूरी दुनिया में यही किया जा रहा है। अगर आप अमेरिका में देखें, अमेरिका में FARA लॉ है जो कि अगर आप राजनीति करते हैं और ऐसे फॉरेन फंडिंग लेकर के देश की पॉलिसी को प्रभावित करने का अमेरिका में प्रयास करते हैं तो आपको फॉरेन एजेंट घोषित कर दिया जाता है। और चाइना और रशिया की तो बात ही मत कीजिए, वहां पर तो टोटल रिस्ट्रिक्शन है इस तरीके की पूरे मामलों को लेकर के। हम चाइना और रशिया की बात अगर करें तो वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के इसको जोड़ते हैं और फॉरेन फंडिंग पर स्ट्रिक्ट बैन लगाते हैं। तो मुद्दा यह है कि भारत पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडिया शायद ग्लोबल एजेंडा को सूट नहीं करता है, और इसी वजह से भारत जब ऐसा करना चाहता है तो वहां पर प्रश्न उठाया जाता है। देखिए, यह बिल, बहुत सीधी सी बात यह है कि भारत को ना तो रशिया बना रहा है और ना ही चाइना बना रहा है, लेकिन यह बना रहा है भारत को सॉफ्ट स्टेट से एक स्मार्ट स्टेट, एक नया स्टेट बना रहा है, जहां पर हम पूरे तरीके से
फोर्ट्रेस स्टेट होंगे, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज कंट्रोल करेंगे, प्रोएक्टिव और सॉवरेन होंगे। तो अंत में जो सवाल है वह सवाल एक्टिविज्म का नहीं है, यह सवाल है लॉयल्टी का। अगर आप भारत के लिए काम कर रहे हैं तो भारत आपको सपोर्ट करेगा, फिर आपको विदेशी डॉलर और यूरो की जरूरत क्यों पड़ेगी। FCRA 2026 का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भारत अब कोई ओपन प्लेग्राउंड की तरह काम नहीं करेगा, जहां कोई भी कुछ करोड़ डॉलर्स दे करके हमारे नैरेटिव्स को कंट्रोल कर सके और अपना नैरेटिव हम पर थोप सके। हम नए भारत की शुरुआत में आ गए हैं, जो अपने फैसले खुद करेगा, अपने असेट्स की रक्षा करेगा, अपने ग्रोथ टारगेट को पूरा करेगा और डीप स्टेट को खत्म करेगा। देखिए, यहां पर फैसला आपको करना है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए या फ्रीडम, कंट्रोल चाहिए या डेमोक्रेसी। लेकिन एक प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट करके अवश्य देना चाहिए कि क्या FCRA 2026 हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है या नहीं है, और यह सिर्फ आवाज दबाने की कोशिश तो नहीं है। क्या यह हमारे देश में डिसेंट को दबाने की कोशिश है, या फिर यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अति महत्वपूर्ण कदम है। अपने विचार कमेंट करके अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, वे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रतिज्ञा P2I बैच, जो कि हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम और बाइलिंगुअल अवेलेबल है। शुरू हो रहा है नया बैच हमारा 7 अप्रैल से। देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे और हमारे ऐप और वेबसाइट पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। कोर्स को ज्वाइन करने से पहले एक कोड है PK Live, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह फैकल्टी कोड है और इसके द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। तो देर मत कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।